वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस सेक्टर ये पूछा जाता है टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हम आज चैप्टर पढ़ेंगे सेक्टर। ठीक है ना, आपने बहुत बार पढ़े होंगे जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इनमें कौन कौन आता है, क्या आता है, सारे इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं हम वो कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हैं। टेंशन मत लेना कि आपको बाहर से करने पड़े। ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट या कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी। इसके अलावा कुछ न्यू ऐड कर दिए हैं ताकि कोई भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे पहुंच जाए तो उसको भी मैनेज कर सके। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए उस जो बेल है वो क्या बोलते हैं, घंटी जो होती है ना, उसको दबा दें। ठीक है। तो अपनी क्लास को हम शुरू करेंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब कि आप ये सीधा समझ सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम छोड़कर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये फ्रूटफुल होगी क्लास। ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, सीट्स भले ही इंग्लिश में अगर आपके सामने आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं हर क्वेश्चन की हिंदी बोलता हूँ। ठीक है। बाइलिंगुअल होगी, बाइलिंगुअल का मतलब मैं हिंदी बोलूँगा भले ही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हो। ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। और इसके अलावा मैंने लगभग लगभग 13 घंटे के ऊपर प्लस पॉलिटी की क्लास डाल दी हुई है। पॉलिटी की आप वहाँ से देखो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हैं। कुछ नए होंगे उनको सभी, और मतलब कि जितने भी नए भी होंगे ना वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे, जो भी इंक्लूड करने होते हैं। ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। इसके अलावा एवरेज की 8 घंटे की क्लास, ठीक है, वो मैंने डलवा दी है। ठीक है, आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं। याद रखना, एवरेज जो भी पढ़ेगा उसकी बेस्ट होगी, पॉलिटी कोई पढ़ेगा उसका बेस्ट होगा, क्योंकि मैं टॉपिक को हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, ऐसे नहीं कहीं से भी मुंह उठा के पढ़ा दिया। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया तो आप भी कर सकते हो। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी फिशरीज इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी कि बोला क्या है, अर्थव्यवस्था में जो मछलियों का उत्पादन किया जाता है वो किस भाग में आता है। यानी कि या तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, या फिर टर्सरी सेक्टर में, या फिर प्राइमरी सेक्टर में, या फिर सेकेंडरी सेक्टर में। अगर आपने पढ़ा हो, क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, मतलब कि सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वो सारे आपके डाउट दूर होंगे, जैसे कि सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह, सब सब कुछ इंक्लूड होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो फिशरीज क्या होती है, एक नेचुरली उत्पादन इनका होता है। ठीक है ना, ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करते हैं। तो नेचुरल सोर्स जितने भी होंगे जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशरीज वगैरह, ठीक है ना, और एनिमल हस्बेंड्री हो गई, और क्या बोलते हैं, दूध का उत्पादन हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। और नेचुरल रिसोर्स किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। बात पल्ले पड़ गई। प्राइमरी सेक्टर को हम बोलते हैं ब्लू कॉलर, सॉरी ब्लू कॉलर नहीं बोलते हैं, इनको रेड कॉलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेड कॉलर। क्यों, क्योंकि नेचुरल वालों को भाई साहब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उत्पादन के लिए, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर की संख्या ज़्यादा है। बात पल्ले पड़ गई। तो अब यहाँ पर पूछा है जाकर कि अर्थव्यवस्था में फिशरीज जो है किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में पारित किया गया था। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसको कब पारित किया गया था, यानी कि बात करें रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, यानी आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1976 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी केसीसी का उपयोग करती है। मतलब ये केसीसी क्या है, केसीसी क्या करती है, जारी करते हैं। मतलब कृषि में क्या करते हैं, जैसे कि ऋण को प्रदान कर ले, मतलब ऋण जो देती हैं बैंकें,
उसको बोलते हैं जाकर हम, किसको, किसानों को, उसको बोलते हैं केसीसी। तो केसीसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन है इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, यानी कि आपको बताना है तृतीयक क्षेत्र जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय सेक्टर है, यानी कि थर्ड जो सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो भाई मेरे उसको हम बोलते हैं यानी कि वाइट कॉलर। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर। वाइट कॉलर क्यों? वाइट भाई मेरे जो सर्विस करते हैं उनको हम वाइट कॉलर को बोलते हैं, ठीक है। आपने फ्रेज पढ़ा होगा इंग्लिश में, उसमें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सर्विस से रिलेटेड होंगे वो सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करता है, ये हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस और सर्विसेज, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अब मैन्युफैक्चरिंग आती है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और तो ये जाहिर सी बात आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोलते हैं जाकर कोल, ये सब जो जो रिसोर्स हैं ये भाई मेरे उसमें आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पब्लिक सेक्टर क्या है? तो पब्लिक सेक्टर भाई मेरे वो होता है, आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है मोर देन 50%, यहाँ पर लिखा है केवल 50%, यहाँ पर लिखा है 50% से कम, और बाकी नन ऑफ दिस, यहाँ पर दिस नहीं दिस होना चाहिए, THESE, ठीक है। तो जाहिर सी बात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई कि पब्लिक सेक्टर क्या होगा? मोर देन 50% होता है, ठीक है। जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो उसको हम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर क्या होता है भाई मेरे? प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, देखो एक होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे याद भी रहेगा। प्राइवेट एक होता है पब्लिक। अब पब्लिक में होता है गवर्नमेंट की 50% के ऊपर हिस्सेदारी होगी, 50% से ज़्यादा, और इसमें क्या होगा? 50% से कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस इसमें होगा, इसमें प्लस, मतलब याद करने के लिए माइनस का मतलब 50% से कम, और पब्लिक का मतलब होगा 50% से ज़्यादा। तो आपका आंसर जो पूछा है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग हैज़ लेस देन 50%। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन क्या है? आपको मैं एक बात बताता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये बात जानते हो, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी हुई? 50% से ज़्यादा। पब्लिक सेक्टर में कितनी हिस्सेदारी हुई? 50% से कम। बात पल्ले पड़ी। तो पूछा जाकर राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर को आप सॉरी प्राइवेट सेक्टर को आप जब पब्लिक सेक्टर बनाते हो, मतलब जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो उसको आपने बेच दिया, ठीक है, और बना दिया क्या, क्या बोलते हैं जाकर, प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये हुआ जब उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए 50% से ऊपर, उसको हम बना देते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी कि वो सरकारी हो जाएगा। सीधी सी बात है, उसमें क्या हो जाएगा? वो सरकारी हो जाएगा। अगर सरकारी हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे प्राइवेट सेक्टर से हम पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे ना, टू ट्रांसफ़र प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप टू पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को जो जो हमारा होता है, ठीक है, उसकी जो अपना दायित्व यानी कि ओनरशिप जो होती है, जाकर मालिकाना होता है, वो हम पब्लिक सेक्टर की ओर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये याद रखना, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की ओर जाएंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन आपने पढ़ा था, एक पब्लिक सेक्टर पढ़ा था, सॉरी प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था, और एक पब्लिक सेक्टर पढ़ा था। तो पब्लिक सेक्टर में हिस्सेदारी थी 50% से ऊपर गवर्नमेंट की, सीधी सी बात है, और प्राइवेट सेक्टर में 50% से कम थी। आपसे पूछा है प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण क्या होता है? निजीकरण में भाई साहब आपने पता होगा कि पब्लिक सेक्टर को जब आप
प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं। मतलब जब 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, ठीक है, और उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, यानी कि बेच देती है, कुछ हिस्सेदारी बेच देती है, तो ये चली जाती है पब्लिक में, सॉरी प्राइवेट में। जो भी प्राइवेट में चली जाती है जाकर, उसी को हम बोलते हैं जाकर, पब्लिक सेक्टर से हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। बात पहले पढ़ी। ट्रू ट्रांसफर प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप टू पब्लिक सेक्टर नहीं हो सकता, इसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण। फिर टू ट्रांसफर पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को जो मालिकाना होता है वो प्राइवेट सेक्टर में हम ट्रांसफर कर देते हैं। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मच टारगेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2022 टू 2026। मतलब जो है कि सरकार ने भाई साहब कितना टारगेट रखा है, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट का 2022 से 26 तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो है ना 2022 से लेकर 2026 तक कितना प्राइवेटाइजेशन करने को सोचा है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेचने से। क्या होता है? बेचने से। तो सरकार ने कितनी चीज़ों को, यानी कि उसको क्या करते हैं, बेचने वाली है, आपको ये बताना है। बात पल्ले पड़ गई। तो कितना? 6 लाख करोड़। समझ रहे हो कि नहीं? गवर्नमेंट ने कितना लक्ष्य रखा है? आप कहेंगे 6,000 करोड़। ठीक है, समझ में आई होप आप गया होगा आपको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको मतलब समझ में ना आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मतलब कहने का ये है भाई मेरे, सरकार ने क्या कर किया है, 6 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य टारगेट किया है, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट का एक 6 लाख करोड़ का टारगेट कर रखा है 2022 से 26 तक। अब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, जाकर अपने ही शेयर को क्या करती है, शेयर को सेल करेगी या कम करेगी। ठीक है, कहाँ? पब्लिक कंपनी में। बात पल्ले पड़ी, उसी को हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 लाख करोड़। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है? तो सेकेंडरी सेक्टर का हमने मतलब बताया था भाई मेरे आपको। मैंने कितनी चीज़ें बताई थी सेकेंडरी सेक्टर से। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब मैं पेन ब्लू लिख रहा हूँ तो ये बात सही है कि इसमें ब्लू कॉलर वाले आने चाहिए, ब्लू कॉलर वाले आने चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्टर में ब्लू कॉलर वाले आते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के। किससे? मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ भी भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी वहाँ द्वितीयक सेक्टर आपका होगा ही होगा। समझ रहे हो? द्वितीयक क्षेत्र होगा ही होगा। तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है? देखो, एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई कही गई है तो और भी तो ऑप्शन पढ़ने चाहिए। एक्टिविटी रिलेटेड टू सर्विस नहीं, सर्विस से जो तीसरा आता है। नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स पहले सेक्टर में आता है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात कहीं की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बुलाया जाता है? तो सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा होता है, सेकेंडरी सेक्टर को इनमें से क्या बुलाते हैं? सर्विस सेक्टर? नो। इंडस्ट्री सेक्टर? बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा होता है जाकर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेट करता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? आपने इंडस्ट्री में देखा होगा भाई मेरे, बिल्डिंगें बनती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर होती हैं। तो और मैंने ये बोला भी था कि भाई मेरे मैन्युफैक्चरिंग जो भी रिलेट करता है, मैन्युफैक्चर वगैरह, ये सब भाई मेरे किससे रिलेट करेगा? आप कहेंगे सेकेंड सेक्टर से। किससे रिलेट करेगा? सेकेंडरी सेक्टर से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ करेक्ट ऑप्शन? इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। एक है रेड कॉलर, जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ब्लू कॉलर सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। वाइट कॉलर टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ये मैंने बताया था। रेड कॉलर का मतलब ये होता है, रेड मतलब जिनकी कॉलर किसकी होगी, जो भाई साहब मिट्टी वगैरह में काम करेंगे, नेचुरल में काम करेंगे, मतलब गंदी जिनकी जल्दी होती है, जैसे कि मान लो जैसे खतरे में जो रहते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स वाले जितने भी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, और हॉर्टिकल्चर हो गया, बागवानी वगैरह। ठीक है,
और ब्लू कल्चर में वो लोग आते हैं जो भाई मेरे क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, उनको बोलते हैं। वाइट कॉलर में कौन से आते हैं? वाइट कॉलर में वो लोग आते हैं जैसे कि मानकर चलो जैसे सर्विस में, जैसे कोई यूपीएससी में, कोई एसएससी में, कोई कलर की जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, वगैरह वगैरह, सब वाइट कॉलर में आते हैं क्योंकि वाइट टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती है ना, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एट द इंडिपेंडेंस टाइम विच सेक्टर इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। आपसे पूछा है भाई मेरे, जब स्वतंत्रता के समय कौन सा सेक्टर जो था सबसे हाईएस्ट उसका योगदान रहा था, तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जब स्वतंत्रता के समय का मतलब था जाकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, लगभग लगभग 1947 के करीब, तो जो सबसे अधिक योगदान रहा था वो प्राइमरी सेक्टर का रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं नेचुरल सोर्स, वो सारे इसमें आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एट द इंडिपेंडेंस टाइम विच सेक्टर इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी नेशनल इनकम। यानी कि राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का रहा था? तो राष्ट्रीय आय में जो सबसे अधिक योगदान रहा था वो भी प्राइमरी सेक्टर का ही रहा था स्वतंत्रता के समय। बात पल्ले पड़ी कि नेचुरल सोर्स भाई मेरे कितने इंपॉर्टेंस हुए रहे होंगे 1947 के करीब, ठीक है। और इसका जो है ना क्या बोलते हैं जाकर जो प्राइमरी सेक्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो कि नहीं? मेन समझ रहे हो, कोर है इसका, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट सेक्टर में नहीं आते हैं? जो इनमें से प्राइवेट सेक्टर में नहीं आते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को क्या करते हैं आपको पता है? जब पब्लिक को हम क्या करते हैं प्राइवेट कर देते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम भाई मेरे प्राइवेट सेक्टर। अब देखो वीवरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक सेकेंड, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। देखो वीवरिंग जो होता है और पोल्ट्री फार्मिंग होती है, क्वेरिंग होती है, ये तीनों जो रिलेट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। किससे रिलेट करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। तो यहाँ पर प्राइवेट ना होकर यहाँ पर होना चाहिए प्राइमरी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो इनमें से नहीं आता है प्राइमरी सेक्टर में वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये द्वितीयक सेक्टर है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से डज नॉट कम इन सेकेंडरी सेक्टर, इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा इनमें से आपको बताना है? पेट्रोल और डीजल, फूड प्रोसेसिंग, वाटर सप्लाई, एजुकेशन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जो एजुकेशन होता है ये भाई मेरे थर्ड सेक्टर में आता है, यानी टर्सरी सेक्टर में आता है। बाकी पेट्रोल डीजल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, क्या हो गई? फूड प्रोसेसिंग, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। आपको फूड को प्रोसेस करना है, फूड तो बनाना पड़ेगा, और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है, तो फूड बनाएंगे ना तभी तो आप प्रोवाइड करेंगे। पेट्रोल डीजल जब तक इसका उत्पादन नहीं होगा भाई मेरा खुदाई करके आता तो मैन्युफैक्चरिंग की बात की करेगा। तो पेट्रोल और डीजल, फूड प्रोसेसिंग और वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई तो जब करोगे जब उसको आप सही से फिल्टर कर पाओगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो। तो ऑप्शन यानी कि ये तीनों जो सी जो सॉरी ए बी सी ऑप्शन जो रिलेट करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से। आपसे पूछा जो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता है वो है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन थर्ड सेक्टर में आता है जो सर्विस सेक्टर की बात करेगा, क्योंकि ये लोग वाइट कॉलर वाले आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर भाई मेरे डी है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन है जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आते हैं? तो टर्सरी सेक्टर में भाई साहब ऑटोमोटिव, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग। देखो एजुकेशन, हेल्थ और बैंकिंग जो होते हैं जाकर ये आते हैं टर्सरी सेक्टर में, यानी कि एजुकेशन हो, एजुकेशन देखो एजुकेशन होगी, ठीक है, शिक्षा होगी तो आदमी सही रहेगा, हेल्थ रहेगा तभी सर्विस कर पाएगा, बैंकिंग होगी तभी अच्छे सर्विस दे पाएगा। तो बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, एजुकेशन सर्विस देता है, हेल्थ वाले भी सर्विस ही देते हैं। जैसे डॉक्टर, हेल्थ में क्या आता है? डॉक्टर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर तो सर्विस ही देते हैं ना भाई मेरे।
तो यानी कि ऑप्शन ये तीनों करेक्ट हैं एक्सेप्ट ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव जो होता है ये भाई मेरे आता है सेकेंडरी सेक्टर में, बात पल्ले पड़ी। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन ए करेक्ट है, जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है, यानी कि ये वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है? जो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है आपको वो बताना है। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और ऑटोमोटिव ये भाई मेरे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये थर्ड सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी तृतीयक क्षेत्र में। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता है आपसे वो सवाल पूछा गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन है जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है? तो तृतीय क्षेत्र में जो नहीं आता है, देखो टेलीकॉम एंड टूरिज्म ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, ट्रांसपोर्टेशन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। बाकी पेट्रोल और डीजल को आप क्या करते हो भाई मेरे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इन दोनों को जो होता है ये भाई मेरे पेट्रोल एंड डीजल जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। और जबकि होटल एंड रेस्टोरेंट ये थर्ड सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है। तो आपसे पूछा है जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है वो पेट्रोल और डीजल है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, क्योंकि वो इसमें टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर? इनमें से कौन सा है एक जो टर्सरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है? तो टर्सरी सेक्टर में भाई मेरे मैं बोल चुका हूँ सर्विसेज आती हैं, तो स्पोर्ट्स आएंगे, सिविल सर्वेंट आएंगे, फिल्म एंड टीवी आएंगे। जबकि एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ये नेचुरल से आता है, यानी कि इसको नेचुरली उत्पादन होता है, जैसे कि मछली का उत्पादन, जानवरों का पालन पशुपालन करना, ये सब प्रथम क्षेत्र में यानी कि क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा एक जो हिस्सा है जो टर्सरी सेक्टर का है? तो टर्सरी सेक्टर का है ये आपको बताना है। देखो पुलिस और आर्मी जो होती है ये भाई मेरे टर्सरी सेक्टर में आती है। ठीक है, शॉपकीपर, देखो मैं बताऊं यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, एक सेकेंड। इज नॉट यहाँ पर लगा लेना, नॉट, नॉट अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, अब ज़्यादा बेटर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पुलिस और आर्मी भी भाई मेरे सर्विस में आते हैं यानी टर्सरी में आते हैं, शॉपकीपर भी भाई मेरे टर्सरी में आते हैं, जुडिशरी भी सर्विस में आती है, और ट्रेड एंड बिजनेस जो होता है, अरे यार सही था सही था, हमने ऑप्शन नहीं नीचे देखा, सही है सही है सही है। तो जुडिशरी भी इसमें आती है और ट्रेड एंड बिजनेस भी इसी में आते हैं टर्सरी सेक्टर में। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब तृतीय क्षेत्र में भाई मेरे ये सारे ही आते हैं। कैसे आते हैं? सारे ही आते हैं, चाहे पुलिस और आर्मी हो भाई मेरे सर्विस देते हैं, शॉपकीपर सर्विस देता है, जुडिशरी सर्विस देता है, ट्रेड एंड बिजनेस ये भी सर्विस देते हैं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस बात को समझेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पर भाई मेरे आपको रेगुलर सैलरी मिलती हो, रेगुलर का मतलब मंथली, ठीक है ना, जहां पर आपको फिक्स सैलरी मिलती हो, बात पल्ले पड़ी, जहां पर आपकी फिक्स सैलरी मिलती हो, जहां पर आपकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो, भाई गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ बीमा देती है इसका, इस चीज़ का, ठीक है, कुछ सर्विसेज देती है जाकर। तो भाई मेरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो सर्टेन होते हैं, क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वहाँ की सैलरी फिक्स होगी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, यही सब आते हैं जाकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में। या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर, आप देखो अगर समझना चाहो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम बोलते हैं सर्टेन भी। यहाँ पर सब कुछ क्या होगा? फिक्स रहता है। फिक्स रहेगा कैसे? जैसे कि आपकी सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जॉब सेक्टर इसमें होते हैं, क्या होते हैं इसमें? जॉब सेक्टर यूनिटी क्या बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी आती है, क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी आती है, क्या आती है? जॉब सिक्योरिटी, कि भाई साहब आपकी जॉब सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर जो कानून और नियम है थोड़े से मतलब कि लागू होंगे, भाई जहाँ भाई जॉब करेंगे आपको वहाँ कानून और नियम में पालन करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि आपको फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं? फ्यूचर का भी, फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी क्या हुई? जैसे कि
आप किसी इसमें काम कर रहे हो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपको भविष्य में जो पेंशन मिलती है, फंड मिलता है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी। बात पल्ले पड़ी। तो आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। जहाँ पर क्या होता है, अगर कर्मचारियों की जो टर्म होती है वहाँ वो क्या होती है, नियमित रूप से होती है, तो यानी कि बात फिक्स की जा रही है। इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बाहरी कंट्रोल के बाहर, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है। भाई मेरे गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। जॉब्स और नॉट रेगुलर, भाई मेरी जॉब तो रेगुलर होती है, मैंने बोला भी। इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ये भाई मेरे वो है जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले से क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था में किस चीज़ को एक्टिविटी, सॉरी क्या बोलता है, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक। अच्छा, यानी प्राइमरी सेक्टर में किस चीज़ को शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था में, तो आप कहेंगे फॉरेस्ट्री, माइनिंग। तो आप यानी कि यहाँ पर इंक्लूड करेंगे बोथ 1 और 2, क्योंकि फॉरेस्ट्री और माइनिंग जो होती है जाकर, ये दोनों ही जो हैं प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा है। क्या है, प्राइम क्या बोलते हैं, इसका हिस्सा है। बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 4 लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एन इकोनॉमी, यानी कि आपको बताना है अर्थव्यवस्था में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जानते हो, असंगठित सेक्टर। ठीक है, असंगठित सेक्टर, असंगठित सेक्टर वो होता है जहाँ पर क्या बोलते हैं जाकर, कोई भी सैलरी जो होती है आपकी फिक्स नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर कानून एंड नियम होंगे, लॉ एंड टर्म्स जो होंगी, वो भाई मेरे फिक्स नहीं होंगी। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपकी कोई भी फ्यूचर की सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर भाई मेरे कोई भी जो आपकी सैलरी जब फिक्स ही नहीं है, तो आपकी जॉब भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नो जॉब सिक्योर। बात पल्ले पड़ी। तो जब कोई जॉब भी सिक्योर नहीं है, आपकी फ्यूचर की भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कानून भी नहीं कोई लागू होते हैं, सैलरी भी नहीं फिक्स होती हैं, अब ये कहाँ पर लागू होगा। जैसे कि आप एक देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर आपकी गली में मूंगफली बेचने वाला, भाई मेरे उसकी ना ही सैलरी फिक्स होती है, ना ही उस पर कानून नियम लागू होते हैं, ना ही उसको कोई भविष्य में बेचकर कोई फ्यूचर में उसको कोई फंड मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, और ना ही उसकी जॉब सिक्योर होती है। इसीलिए जो बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, जिसमें आते हैं स्ट्रीट वेंडर वगैरह आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बात पल्ले पड़ गई। इनको भाई मेरे रेगुलर जो कोई कभी मन हुआ नहीं कर रहे हैं, मन और कभी मन हुआ कर रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन एक भाई मेरे जो जिसकी जॉब सिक्योर होगी, तो वो भाई मेरे क्या करेगा, वो भाई मेरे उसे रेगुलर जाना पड़ेगा, उसको मंथली इनकम मिलेगी, वो फिक्स होता है उसका सब कुछ। तो यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस समझ में आया। समझ रहे हो कि नहीं, आप एग्जाम्पल याद रखना। स्ट्रीट वेंडर जो होता है ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड ये जितने भी हैं ये सारे रिलेट कर लेना। तो आपसे पूछा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अर्थव्यवस्था में क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, तो हाई प्रोडक्टिव सिंड्रोम, टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल भाई मेरे कहाँ पर होगा, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, आप लगाएंगे ऑप्शन 3, जहाँ पर भाई मेरे उसको सोशल सिक्योरिटी कभी भी नहीं होगी। हाई पेमेंट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैंने बताया है, तो आप कहेंगे लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शन सेकेंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, लगभग 85 सवाल होंगे, आप इसके बाहर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। द एक्टिविटी इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर, यानी कि जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी होती है, क्रियात्मक होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को कहा जाता है। वो भाई मेरे कैसे होते हैं जाकर, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप कहेंगे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। बात पल्ले पड़ रही है, मुझे लगता है इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना,
ओ सॉरी, क्या मैंने बोला? इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें, इंटरडिपेंडेंट में, ठीक है। जो तीनों सेक्टर ये आते हैं, ये एक्टिविटी क्षेत्र में आते हैं और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपसे अगला सवाल पूछा है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब कहने का यह है कि भाई मेरे सार्वजनिक और निजी सेक्टर जो होते हैं जाकर, उनको वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया, कि भाई मेरे वर्गीकृत किया गया होगा तो किस आधार पर इनको कि कहा गया कि पब्लिक है ये प्राइवेट है। तो इनको जो कहा गया था ना, वो भाई मेरे ना कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर, ना कि इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, बिल्कुल स्वामित्व यानी कि खुद के मालिकाना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। बात समझ रहे हो कि कौन किसका कितना मालिक है, समझ रहे हो? ऑनरशिप का मतलब दायित्व या उसका मालिक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। चलते हैं यानी थर्ड, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से एक क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर का, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो जॉइंट सेक्टर जो इनमें से हैं वो इनका एग्जाम्पल नहीं है, आपको बताना है। तो भाई मेरे इनमें से जो नहीं है वो है रिलायंस जियो। क्या है? रिलायंस, रिलायंस जियो तो भाई मेरे किसी का जॉइंट सेक्टर का थोड़ी ना है, ये तो भाई मेरे इंडिपेंडेंट खुद ही है अलग से ही, समझ रहे हो कि नहीं? इनका किसी में इसमें ना ही कोई प्राइवेट है ना ही कोई पब्लिक है, ये दोनों ही जॉइंट सेक्टर का हिस्सा नहीं है। तो रिलायंस जियो जो है इसका हिस्सा नहीं है। बाकी कोचीन रिफाइनरी है, मद्रास रिफाइनरी है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है, ये सारे के सारे क्या हैं, जॉइंट सेक्टर के हिस्से हैं, बाकी एक्सेप्ट रिलायंस जियो। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया इज करेक्टर्ड बाई, करेक्टर्ड बाई, यानी कि जो क्या असंगठित क्षेत्र जो होता है जाकर भारत का, ठीक है, उसको किससे चित्रित किया गया है? तो मोर करेंसी ट्रांजेक्शन, मोर बैंक ट्रांजेक्शन, मोर बार्टर ट्रांजेक्शन, मोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा? बार्टर मोर बार्टर ट्रांजेक्शन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने बोला है कि जहाँ पर कानून और नियम जो होते हैं नहीं अप्लाई होंगे, उसी को बोलते हैं भाई मेरे मोर बार्टर सिस्टम। बार्टर का मतलब होता है एक आदमी दूसरे आदमी से वस्तु ले लेगा, दूसरा आदमी तीसरे दूसरे से वस्तु ले सकता है, यानी कि बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया है, जो जिसको चित्रित किया गया मोर बार्टर ट्रांजेक्शन से, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। चलते हैं अगले सेकंड की अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा है कि, एक सेकंड, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जो भारत की जो बेरोजगारी है वो भाई मेरे किस चीज़ पर संकेंद्रित है, किस चीज़ पे संकेंद्रित है? तो आप कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। समझ रहे हो? भारत की जो जो यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भाई मेरे ऑर्गेनाइज सेक्टर से डिपेंडेंट है। मतलब बहुत लोग नौकरी करना चाहते हैं, बहुत लोग फिक्स सैलरी पाना चाहते हैं, तो किस पर डिपेंडेंट है? आप कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर पर, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है जाकर, जब गवर्नमेंट क्या करती है, बेचने का काम करती है ना किसी चीज़ को, जैसे कोई किसी, जैसे कि अभी एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी बेच दी है, बेची है कि नहीं, तो उसी से ही बोलते हैं द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ये हो नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी ये हो नहीं सकता, क्लोजिंग डाउन ऑफ प्राइवेट बिजनेस ये हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बेचेगी अपने शेयर को, किसमें? प्राइवेट कंपनीज को, उसी को बोलते हैं हम डिस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन इसका सेकेंड करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा, देखो दिमाग थोड़ा लगाना, कि ऋतुराज है एक एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है यानी कर्मचारी है, एज अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट टीचर है। अगर वो गवर्नमेंट टीचर है तो किस सेक्टर में इसको रखा जाएगा?
ठीक है, आपने सेकंड सेक्टर पढ़े थे। तो आप कहेंगे जो भाई साहब गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं व्हाइट कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर का मतलब होता है जो भाई साहब सर्विस देते हैं, सर्विस करते हैं। तो ये सर्विस में आता है तो भाई साहब आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल नहीं आ सकता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग रिलेट करती है, तो आप कहेंगे पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भाई साहब 50% से ऊपर आती है, उसी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल हमारा है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। देखो आपको पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई साहब सब कुछ फिक्स होता है, मैंने बोला था सर्टेन होता है, निश्चित होता है, सैलरी फिक्स होगी, गवर्नमेंट के नियम भी अप्लाई होंगे, आपको भविष्य में फंड भी मिलेगा, मैंने बोला था ना, और आपको सोशल सिक्योरिटी होगी। ठीक है ना, फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी होगी। जबकि और मैंने इसका एग्जांपल दिया था स्ट्रीट वेंडर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का स्ट्रीट वेंडर। और जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आप एग्जांपल रख सकते हैं एसएससी में एक कर्मचारी। ठीक है, उसका सब कुछ फिक्स रहा होगा, यहाँ पर नियम भी लागू होंगे, लेकिन गली वाले में जो मूंगफली बेचने वाले के पास कोई नियम लागू नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आप कौन सा आप रिलेट करेंगे, वो होगी कर्मचारियों की सिचुएशन पर। समझ रहे हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं कि भाई मेरे जो कर्मचारी की सिचुएशन कैसी है, कि एक एसएससी वाला है, एक स्ट्रीट वेंडर वाला है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसको बताना, मनीष इज प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन गूगल एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रॉन्ग अबाउट हिम। तो भाई मेरे मैंने बोला है कि जाकर जो भाई मेरे सर्विस देगा, यानी कि यहाँ पर देखो अब गूगल मतलब कि उसमें काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो इसकी भाई मेरे सैलरी फिक्स होगी, ये बात जानते हो। तो भाई मेरे किस में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, आपको ये बताना है। तो आपको इनमें से बताना है जो भाई मेरे की गलत है, आपको वो बताना है जो भाई मेरे इससे क्या करते हैं, वो एक गूगल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा गलत हो, मतलब कि कौन सा गलत है। देखो गूगल सॉफ्टवेयर में काम कंपनी में कर रहा होगा तो उसकी सैलरी फिक्स होती होगी, तो भाई मेरे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हो सकता है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस आती है, तो भाई मेरे सर्विस भी दे रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है भाई मेरे, प्राइवेट सेक्टर जब भाई साहब जिसमें कुछ तो हिस्सेदारी होगी, जैसे कि गूगल कंपनी में काम कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में आता है, तो आप कहेंगे ये भी हो सकता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई साहब होता है जहाँ पर सैलरी फिक्स नहीं होती, तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे ए। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सेक्टर हैज लॉस्ट इट्स शेयर इन जीडीपी बट स्टिल कंटिन्यू टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। मतलब कि इनमें से कौन सा है जो एक सेक्टर है जो जीडीपी में क्या कर चुका है, अपने शेयर को खो चुका है, अपने शेयर भाई साहब खो चुका है, लेकिन लेकिन फिर भी अभी तक वो सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयर रहा है, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मैंने बोला है भारत का प्रमुख सेक्टर है। ठीक है ना, और ये भाई साहब चाहे जितना आप जीडीपी खो दे फिर भी वो भाई साहब हमेशा आगे ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसमें पूछा है एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटी किस सेक्टर से रिलेट करते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ जितने भी नेचुरल सोर्स होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, या फिर रेड कॉलर कह सकते हो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कैन नॉट बी इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर, जिस व्यवसाय को जो प्राइमरी सेक्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है, इनमें से वो कौन सा है। एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, मनी लेंडिंग है। तो आपको ये पता है ये तीनों प्राइमरी सेक्टर के हिस्से हैं, जबकि मनी लेंडिंग इसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज। देखो आपसे पूछा यह है कि भाई मेरे जो ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर होता है सबसे उसका जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, वो परंपरागत रूप क्या है, आपको वो
बताना है। तो आप कहेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहेंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, उसकी यानी कि जिम्मेदारी लेना, यही होता है सबसे ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर की मोस्ट, यानी कि एक परंपरागत रूप है उसका। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एक्ट थ्रू द ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप क्या कहेंगे? देखो, आप ये कहेंगे जो विभागीय जो जिम्मेदारी होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, वो किस काम के थ्रू भाई साहब, किस गवर्नमेंट के थ्रू, इसके में आप करना चाहेंगे, किस में रखना चाहेंगे? तो उसमें भाई मेरे आते हैं क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। कौन से आते हैं? ऑफिसर्स जो होते हैं जाकर, वो क्या करते हैं भाई मेरे, डिपार्टमेंट की बीड़ा या जिम्मेदारी उठाते हैं। समझ रहे हो? सरकारी कामों में भाई साहब ऑफिसर ही तो भाई मेरे जो विभाग का मेन जिम्मा उठाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको याद भी रहेंगे। जैसे कि आता है रेलवे, तो रेलवे देखकर आपका ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया होगा। चलते हैं अगले सवाल, और सॉरी, अगला मैं एग्जांपल देता हूँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भाई मेरे नाम ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे आपको, हिंदी में भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पर लिख कर आएगा रेलवे ही। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी ऐसे हिंदी में लिख कर आएगा। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको बेस्ट रहेगा आप इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, और जितने भी ऑल इंडिया रेडियो हैं, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इसके अलावा दूरदर्शन, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, दूरदर्शन। तो इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। आपसे पूछा है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जाम्पल है, आप कहेंगे इंडियन रेलवे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स। तो कहेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो माना जाता है, किस एक्सटेंशन के रूप में माना जाता है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री के एक्सटेंशन के रूप में माना जाता है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, देयर आर फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब जो होता है, जो क्या बोलते हैं जाकर, पब्लिक सेक्टर का जो प्रारूप है, जाकर पब्लिक सेक्टर के प्रारूपों की संख्या क्या है? देयर आर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो 3 होंगे, 4 होंगे, क्या बोलते हैं जाकर 7 होंगे, या फिर 5 होंगे। इनमें से कौन सा आपको लगता है ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं जाकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई मेरे? 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये भाई मेरे मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई है। और मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो मैं लिख ही देता हूँ, चलो बाद में, इतनी बात पल्ले पड़ गई। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री बनाएगी और गवर्नमेंट इसको चलाएगी। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, सिविल सर्वेंट्स इसमें लागू होते हैं, पहली बात। दूसरा इसमें कौन सा आता है? दूसरा आता है पब्लिक और स्टेचुरी कारपोरेशन। कौन सा आता है? पब्लिक और स्टेचुरी कारपोरेशन। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। इसको क्या करता है ये संसद, अब देखो स्टेचुरी है, तो स्टेचुरी का मतलब कोई कानून के तहत बनाया गया, कोई संविधान में तो इसका कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया, कानून के तहत बनाया गया होगा। बात पल्ले पड़ गई है। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
और इसको क्या करते हैं, जो ये फाइनेंस इसका होता है वो गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए एक क्या किया जाता है, मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। किसको? पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए, पब्लिक और स्टेचुरी कॉरपोरेशन को मैनेज करने के लिए भाई मेरे क्या होते हैं जाकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बात पल्ले पड़ गई। तो इसका यानी कि दूसरा हो गया। एक तीसरी आती है भाई मेरे गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। बात पल्ले पड़ी। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका मतलब ये बात जानते हो जाकर कि कोई भी कंपनी जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम 50% से तो ज़्यादा हो ही हो। ठीक है ना, बात पल्ले पड़ी। तो 3 डिपार्टमेंट किस में आते हैं भाई, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। बात पल्ले पड़ी। तो यही 3 थे। चलते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द। तो मैंने आपको ये बता भी रखा है कि जितने भी भाई मेरे क्या बोलते हैं जाकर पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर 3 आते हैं। एक मैंने बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बताया था कि नहीं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। पब्लिक स्टेचुरी कॉरपोरेशन बताया था, और गवर्नमेंट कंपनी भी बताया था, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। तो यही 3 होते हैं भाई मेरे इसके जो क्या हैं जाकर, जो इसके प्रमुख हैं। और इनको मैनेज कौन करता है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलते हैं, या गवर्नमेंट भी कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी क्या हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसमें ऑप्शन है नहीं तो मैं लगाऊंगा गवर्नमेंट। ठीक है, एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी याद रखेंगे, बाय द वे पूछ ले। अगला सवाल हमारा, बिस्कुट फॉर द कंज्यूमर इन द मार्केट इज आ। जो बिस्कुट जो होता है कंज्यूमर के लिए मार्केट में कैसा होता है, तो आप कहेंगे फाइनल गुड। क्योंकि आपको जानते ही हो जाकर कि भाई साहब जो कोई देखो, आपके सामने मैंने कहा जाकर, देखो ऐसा तो है नहीं आपको, जैसे मान लो आप शॉपकीपर के पास गए, ये मान लो शॉपकीपर है, आप यहाँ पर हैं ये मान लें। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, और यहाँ पर मान लो इसमें कोई चीनी डालने वाला हो, ठीक है, कोई फिर इसका मटेरियल इकट्ठा करने वाला हो, तो आप ऐसा तो नहीं पहले यहाँ से चीनी लेंगे, फिर मटेरियल लेंगे, फिर उसके बाद बिस्कुट लेंगे, मतलब कि फिर बनाएंगे वो बनाएगा, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आपको हमेशा ही जब भी याद रखना जाकर कि जो कंज्यूमर जो भी कंसीडर करेंगे उसके लिए जो भी होगा फाइनल गुड्स होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रॉम 1973 से 2003 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ ग्रो कंसिडरेबली। यानी कि जो भाई साहब क्या बोलते हैं जाकर 1973 से, मतलब फ्रॉम 1973 टू 2003 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ ग्रो कंसिडरेबली। कहने का मतलब भाई मेरे यह है कि 1973 से 2003 तक कौन सा सेक्टर है जो बढ़कर आगे आया है, वो कहेंगे आप टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, आप ये बात जानते हो। मतलब जो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही होंगी उसके बाद से अब तक, समझ रहे हो कि नहीं, उसके बाद से अब तक यानी कि तृतीय क्षेत्र आगे बढ़कर आया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब कि कहने का यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले भारत में मजदूरों की जो संख्या है वो लगभग लगभग बहुत बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो आप कहेंगे भाई साहब यानी कि बड़ा है, छोटा है, पुअर है, रिच है, आप कहें आपको ये बताना है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग लगभग मतलब ये है सबसे बड़ा ही। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, लगभग लगभग 93%। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो जो होता है, जो मतलब वर्कर्स जो होते हैं किस सेक्टर में सामान का उत्पादन नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे टर्सरी सेक्टर में। भाई मेरे यहाँ प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है, यहाँ तो सिर्फ सर्विस देते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन सेक्टर।
तो नेचुरल सेक्टर भाई मेरे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, मैं बता चुका हूँ, तो इसके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये मैंने क्वेश्चन बता भी दिया था कि सेक्टर जो होता है वो क्लासिफाइड किया गया है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को जो वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर, ये दोबारा सवाल आया है, ऑनरशिप के आधार पर। ये मैंने बता दिया था कि नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से एक पब्लिक सेक्टर का एक जो काम नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब इनमें से कौन सा एक काम भाई साहब नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड होगी, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि कर्मचारी जो हों वो कर्मचारी सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित होगी उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ। गवर्नमेंट क्या होगी, ओवंस यानी कि खुद का मालिक मतलब मालिकाना उसका खुद उस पर हक होगा गवर्नमेंट का। मुख्य उसका उद्देश्य होगा कि लोगों का कल्याण करें, यानी कि लोगों के भले के बारे में सोचें। ठीक है। और या फिर बोलेंगे जाकर अ, कि उसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक सेक्टर का कि भाई साहब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखो, पूछा यह है कि भाई साहब पब्लिक सेक्टर का जो है मुख्य जो है इनमें से काम सा जो मुख्य जो है जो फीचर नहीं देता है, मुख्य फैसिलिटी नहीं देता है। तो आप ये बात जानते हो, इसमें गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप होती है वो सबसे अधिकतम होती है। इसका ये भी उद्देश्य होता है कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण के बारे में सोचें, ये भी ठीक है। तीसरा जो होता है भाई मेरे कि जो अ, क्या बोलते हैं, मुख्य उद्देश्य उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो लेकिन ये नहीं होता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट उनकी सुरक्षित रहे, ये कभी भी भाई मेरे पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन इसका आप ए लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रेलवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये मैंने बताया था भाई मेरे कि जो रेलवे है जो एग्जाम्पल है वो पब्लिक सेक्टर का है, ये मैंने बताया था कि नहीं। पब्लिक सेक्टर का क्यों है, ये भाई मेरे आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, बात पल्ले पड़ी। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पोस्ट एंड टेलीग्राम भी बताया था कि नहीं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नया नाम प्लानिंग कमीशन का क्या है, तो आप कहेंगे नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग। अब नीति आयोग जैसे आया है तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। बात पल्ले पड़ी। और इसका जो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो होता है जैसे कि क्या बोलते हैं जाकर पीएम, प्राइम प्रधानमंत्री। अभी कौन होगा, नरेंद्र मोदी। बात पल्ले पड़ी, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रो द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। आपको मतलब कहने का यह है, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा सेक्टर जो है 40 सालों में सबसे आगे बढ़कर आया है। तो आप कहेंगे टर्सरी सेक्टर, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सबसे आगे बढ़कर आया टर्सरी सेक्टर है किससे, सर्विस से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 से 14। ये मैंने बोला जब 40 सालों में आगे आया है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो वो है टर्सरी सेक्टर। और यही सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र 2013 से 14 तक रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1973 से 74। अब 73 से 74 मतलब देश आज़ादी करीब पूछा गया होगा। सबसे बड़ा जो रहा था वो भाई मेरे रहा था प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेचुरल सोर्स वाला, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ मैनी now developed countries that are initially stages of development was the most important sector of economic activity. ओके, अब इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है आपको, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। मतलब जनरली होता क्या है, कई बार
अभी मतलब जो विकसित विकसित देशों की बात करेंगे इतिहास से, यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कौन सा? इनमें से बताना है कौन सा सबसे आर्थिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र। सबसे जो है ये भाई मेरे क्या है, आर्थिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बात पल्ले पड़ी, आर्थिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, यानी कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे बता देना है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मैं बता चुका हूँ प्राइमरी सेक्टर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड। मतलब कहने का ये है, अब मतलब इसका क्या है भाई मेरे, जो इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, कि हर क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य होता है किसी विशेष वर्ष के दौरान क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है। यानी कि विशेष वर्ष के दौरान क्षेत्र का कुल क्षेत्र का उत्पादन क्या होता है, जाकर कुल उत्पादन प्रदान करता है। उस वर्ष के लिए उसको क्या कहा जाता है? उस वर्ष के लिए उसको कहा जाएगा जीडीपी। बात पल्ले पड़ी, क्या कहा जाएगा उसको? जीडीपी। मतलब जो होता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो अंतिम गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं हर सेक्टर में, एक हर साल में, वो भाई साहब कुल प्रोडक्शन का किस सेक्टर में आएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम जीडीपी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। There is one precaution one has to take when we calculate GDP. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the। अब देखो, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ समझने वाला है ही नहीं। फाइनल गुड्स और सर्विस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? गुड्स और सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विस से रिलेट करता है, ठीक है। लेकिन आपको वही बात है, अभी जस्ट इसके पहले वाला अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता तो आपको समझ में आ जाता, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो टेलर जो होता है ऑक्यूपेशन केम अंडर। अच्छा, टेलर जो होता है किस ऑक्यूपेशन में आता है? आप कहेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। तो टेलर किस सेक्टर में आता है आपको ये बताना है। तो भाई मेरे टेलर किस में आता है? आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से आता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दूध वाला जो होता है वो भाई साहब किस बिजनेस में आता है? सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉल सेंटर एम्प्लॉय जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो कम यानी किसके अंदर आते हैं? कॉल सेंटर जो होता है वो मेरे सर्विस देता है तो सर्विस सेक्टर में आएगा, या फिर टर्सरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पोर्टर जो होता है किस ऑक्यूपेशन के अंदर आता है? तो पोर्टर भाई मेरे जो होता है आपको पता होना चाहिए। पोर्टर यानी कि पोट्री वाले जो जो बोले जाते हैं जाकर, ठीक है। आप कहेंगे जो ये क्या बोलते हैं पोट्री वाले जितने भी होते हैं जाकर, ये भाई साहब किस में आएंगे जाकर? क्योंकि ये बर्तन क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम। आप कहेंगे ये भाई साहब जो पोर्टर होते हैं ये भाई साहब आते हैं जाकर, यानी कि क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। किस में आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर में। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्लावर एक सेकेंड, पोर्टर जो होता है ना भाई मेरे टर्सरी सेक्टर में आना, उसमें सेकेंडरी सेक्टर ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्लावर कल्टीवेटर ऑक्यूपेशन केम अंडर। तो फूलों के जितने भी उत्पादन होते हैं, कल्टीवेशन की जाती है नेचुरल सेक्टर में, नेचुरल सोर्स से रिलेट करता है, तो ये आएगा प्राइमरी
सेक्टर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये क्वेश्चन इतना हैवी है, मतलब बड़ा है, चलो पढ़ते हैं फिर भी। समझने वाला है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। जो लोग जो हैं उद्योग में काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर दोनों में कर रहे हैं। नीड, उनको ज़रूरत पड़ेगी फूड की, ठीक है। इमेजिन, यानी कल्पना करो कि क्या होगा अगर देयर इज़ अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल। अगर ऐसा हो कि भाई साहब जो ट्रांसपोर्टर्स और क्या बोलते हैं लॉरीज वाले जो होते हैं जाकर, वो भाई साहब क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें और वो मना कर दें भाई साहब वेजिटेबल से लेने से, दूध लेने से, आदि चीज़ों को लेने से मना कर दें, वो भी किससे, ग्रामीण क्षेत्रों से। तो फूड विल बिकम स्कार्स, यानी कि फूड की क्या हो जाएगी, फूड विल बिकम यानी स्कार्स, फूड की कमी होगी किसमें, अर्बन एरियाज में। बात सही है। वेयर एज, जबकि फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, जब बल्कि जहाँ पर जो क्या बोलते हैं फार्मर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में। मतलब पूरे के पूरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्षेत्र को लोग मतलब क्या कहेंगे जहाँ पर लोग, जहाँ पर यानी कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है। और जहाँ पर यानी कि कल्पना कर लो, मान लो जहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर और लॉरीज वाला क्या कर देता है कि गांव वालों से भाई साहब सब्जी वगैरह सब लेने से मना कर देता है, ठीक है। और तो अब गांव वालों से लेना मना कर देगा, तो भाई साहब गांव वालों जो होंगे सही से उत्पादन, भाई साहब वो असमर्थ हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने में। बात सही है। लेकिन वहाँ पर तो बेचने में असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन गांव शहरों में जो होगा वहाँ पर भाई साहब इस चीज़ की कमी भी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई साहब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो बात दो चीज़ों की गई है। कौन कौन सी चीज़, एक वेजिटेबल वाले की बात कही गई है, ठीक है, और एक सर्विस वाले की बात कही है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर और किसको बोला है जाकर, और शॉपकीपर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात कही गई है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इससे ये पता भाई मेरे समझ में आया कि आप जब तक देखो ये जितने भी चीज़ें वेजिटेबल वगैरह नेचुरल सोर्स से रिलेट करती हैं, तो नेचुरल सोर्स आया प्राइमरी सेक्टर में, बात पहली चीज़, ठीक है। अब फूड वगैरह जो होता है जाकर जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह होती है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। तो आप कहेंगे फूड यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दे आर इंडिपेंडेंट इंटर क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो मतलब कहने का यह है कि प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। बात पल्ले पड़ गई, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले से। तो कुछ नहीं होता, बस आपको इतना बड़ा सवाल है, आपको रिलेट करना है। देखो वेजिटेबल किससे आता है आपको पता होनी चाहिए, नेचुरल सोर्स से। फूड जो आता है भाई साहब, फूड तो जब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, सेकेंडरी सेक्टर में। बस रिलेट करके तुरंत आंसर। इतना बड़ा हैवी क्वेश्चन दिखता है लेकिन होगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल हमारा, farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, and pesticide and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump set go up, cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. मतलब कहने का मतलब है कि पूरा सिनेरियो क्या दिखाता है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, ठीक है, इत्मीनान से। अगर फार्मर्स क्या करें भाई साहब, कई सामान मैनी गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। ये भाई साहब फार्मर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। कई सामान की बात करें जैसे कि वगैरह वगैरह, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड और उर्वरक जो होते हैं ये खरीदते हैं, ठीक है। अब खरीदते हैं तो इससे रिलेटेड इनने एक क्वेश्चन बनाया है कि उन्होंने कहा कि कल्पना करो कि क्या होगा अगर प्राइस ऑफ, मतलब कि जो सामान खरीदते हैं किसान, ठीक है ना, तो उनके अगर प्राइस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इफ़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट गो अप, ठीक है। तो भाई साहब खेती जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो खेती की जो कीमत होगी भाई साहब, फार्मर्स जो खेती जो भी करेंगे उससे जो भी उत्पादन होगा उसकी कीमतें जो होंगी विल राइज, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी।
एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, और उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये किससे रिलेट करता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको ये बात इसमें समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब वो क्या खैर खरीदते हैं, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो रिलेट करता है सेकेंडरी सेक्टर से। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। और जो भाई साहब जो क्या बोलते हैं, अगर वो लोग क्या कर दें, कल्पना करो अगर प्राइस बढ़ जाए, मतलब बात करेंगे जाकर सर्विस की, यानी कि टर्सरी सेक्टर, सॉरी, सेकेंडरी सेक्टर रिलेट कर रहा है। और एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा, खेती की बात कही गई, ठीक है। तो ये आता है नेचुरल सोर्स से, तो यानी कि प्राथमिक से क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र एक दूसरे से इसमें रिलेट करते हुए दिखाए गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ भाई मेरे कि प्राइमरी सेक्टर जो होगा वो डिपेंडेंट होगा किस पर, सेकेंडरी सेक्टर में। बात पल्ले पड़ी भाई, सीधी सी बात है, इसमें कोई बात वही है ही नहीं। अगर किसान जैसे कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि बिजली वगैरह मान लो लेते हैं, ठीक है, अगर इनकी कीमतें ही बढ़ा दी जाएंगी तो जाहिर सी बात, जो खेती की भाई साहब, जब वो खेती का उत्पादन जो भी करेंगे, खेती का मतलब नेचुरल सोर्स है, तो देखो यहाँ पर आप नेचुरल सोर्स यहाँ रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी सेक्टर से रिलेट कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेचुरल, जो यानी कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हुआ, सीधी सी बात है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। आपको कुछ नहीं करना यार, दिखता है बड़ा लेकिन होता है नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कल्पना करो कि क्या होगा कॉटन कल्टीवेशन। अब ये देखो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट कर गया, रिलेट कर गया कि नहीं, खेती, प्राइमरी क्या बोलते हैं जाकर, कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कपास का उत्पादन। अगर कंपनी क्या कर रहे हैं, डिसाइडेड नॉट टू बाई फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडियन कॉटन cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops, cotton price will fall। मतलब कहने का यह है कि कल्पना अगर करो कि क्या हो, कि अगर जो कपास का उत्पादन हो, कपास का उत्पादन करें, अगर कंपनी क्या करें, ये डिसाइड कर लें कि हम भाई मेरे क्या करेंगे, इंडियन मार्केट से भाई साहब नहीं खरीदेंगे, इंडियन मार्केट से कंपनियां क्या करें, कपास को ना खरीदें, ठीक है, और वो दूसरे देशों से, दूसरे देश से क्या कर लें, कपास को क्या करते हैं जाकर दूसरे देश से कपास का उत्पादन करने लगे, यानी कि इंपोर्ट करने लगे, आयात करने लगे। तो उनको क्या होगा, दे नीड फ्रॉम अदर कंट्री। अब ये खुद सोचो, दूसरे देश से बात करी गई है तो जाकर दूसरा देश तो भाई साहब सर्विस ही दे सकता है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और कल्टीवेशन प्राइमरी सेक्टर, तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर जो है द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कल्पना करो कि क्या होगा अगर फार्मर्स क्या कर दें, अपना गन्ने को बेचने से मना कर दें एक पर्टिकुलर शुगर मिल को, द मिल विल हैव टू शट डाउन। अब खुद सोचो, फार्मर्स बोला जाकर किसको, गन्ना, गन्ना आता है नेचुरल सोर्स में, ठीक है, और बेचे ना, यानी कि शुगर, यानी कि शॉपकीपर से रिलेट कर रहा है। तो भाई साहब क्या होता है जाकर कि इंडस्ट्री सेक्टर जो होगा जाकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होगा जाकर, भाई साहब जब तक भाई साहब ये गन्ना बनाएंगे, तो गन्ना बनाएंगे तो मिल क्या करेंगी, मिल में गन्ना जाएगा, ठीक है ना। अब मिल में गुड़ बनेगा, चीनी बनेगी, वगैरह वगैरह बनेगा। तो ये भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर गया। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेट करेगा, कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर होता है जो डिपेंडेंट होता है प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को भाई मेरे बोला जाता है सर्विस सेक्टर, ये मैंने बता रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक सेकेंड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है। और टर्सरी एक्टिविटी जो होती हैं जाकर, यानी कि जितनी भी तृतीय क्रियाएं हैं जाकर, ये भाई साहब टर्सरी सेक्टर से रिलेट करती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये वाला तो बता ही दोगे कि जहाँ पर दूध उत्पादन हो, फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, ये सब नेचुरल सोर्स होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको इससे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। घर बनाना हो तो किसका एग्जाम्पल है, आप कहेंगे घर बनाने के लिए भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्यों, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
कॉटन का उत्पादन करना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। द कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्री एक्टिविटी। जो भाई साहब जो क्या करते हैं जाकर, जो रिलेट करते हैं जाकर, क्या बोलते हैं, जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या करते हैं जाकर, जिसमें कवर किए जाते हैं, वो भाई साहब को उनको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप जानते हो जाकर जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो भाई मेरे प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। NSO इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो NSO जो होता है ये भाई मेरे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। बात पल्ले पड़ी। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भाई मेरे किस में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। आपको डायरेक्टली ऐसे ही मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके हिंदी में ढूंढने लगना। NSSO का डबल मतलब कि नया नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहाँ भी है, यहाँ पर नेशन है, तो ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि लिखा है ना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ NSSO क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSO का फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। यानी कि इस सर्वे को कौन ऑर्गेनाइज करता है? मतलब जो होता है जो एम्प्लॉयमेंट जो यानी कि क्या बोलते हैं बेरोजगारी जो आंकड़े जो होता है किसी भी देश का, वो डाटा कलेक्ट किया जाता है 5 सालों में। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी और रोजगार इस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाता है भाई मेरे किसी देश में। वो कौन सी संस्था इसको क्या करती है जाकर, इसका सर्वे करती है? तो आप कहेंगे NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ द। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो है किस एक्टिविटी का, किस सेक्टर का एरिया, किस सेक्टर में आता है? तो आप कहेंगे सर्विस देता है, इसीलिए सर्विस सेक्टर में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक्टिविटी जो कवर की जाती है सेकेंडरी सेक्टर में? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटी आती है? आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आएंगे नहीं है, सॉरी, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल सोर्स, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री डेयरी ये नहीं होगा, सर्विस ये भी नहीं होगा, जो भी होगा इनमें से होगा गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल सोर्स। नो, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जाकर उनको चेंज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और दो दो ही चार सवाल बचे हैं, आपका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यानी कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भाई साहब राष्ट्र को डेवलप करने में, राष्ट्र को विकसित करने में कैसे उनको क्या करते हैं जाकर, कैसे योगदान देती हैं, आपको ये बताना है। तो भाई साहब बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे योगदान देंगी राष्ट्र को विकास करने में? तो वो ऐसे ही हो सकता है कि जब भाई साहब क्या करें, वो अपना उत्पादन में बढ़ाकर, किसी देश के उत्पादन में वृद्धि करके, और मैन्युफैक्चरिंग में किसमें, किसी चीज़ को बनाने के उत्पादन में वृद्धि कर दें, और भाई साहब किसमें, इंडस्ट्रियल गुड्स में। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जो औद्योगिक जो वस्तु होती है, औद्योगिक वस्तु के निर्माण में किसी भी देश में उत्पादन में वृद्धि कर दें। मतलब कहने का, मैंने कहा ये गन्ना बनाया, ठीक है, और गन्ने से चीनी बनी। अब चीनी का उत्पादन जो है उन्हें वो बढ़ा देंगे, तो इससे प्राइवेट कंपनियां जितना बढ़ा देंगे उससे हमारे देश में यानी कि उनका क्या होगा, उनका विकास होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
द टास्क ऑफ मीजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द, मतलब कहने का भाई मेरे ये पूरा पूरा क्वेश्चन का मतलब भाई मेरे ये है कि जो भाई मेरे जो होता है जाकर जीडीपी को, आंकड़ों को जो मीजर किया जाता है, जीडीपी को मीजर किया जाता है, वो भाई साहब मीजर करने का काम वो किसके अंदर काम किया जाता है कि जीडीपी को मापा जाता हो। तो कौन इसको मापता है, तो आप कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि नॉट, एक सेकेंड, not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the to get the total production. कहने का भाई मेरे मतलब ये है कि हर कोई जितना भी, नॉट एवरी गुड मतलब हर कोई सामान नहीं, ठीक है, और ना ही सर्विसेज जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और बेचती हैं और उनको ज़रूरत होती है क्या करने की, काउंट करने की। ठीक है, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द केवल टोटल प्रोडक्शन को जो क्या करते हैं, शामिल करती हैं। तो टोटल प्रोडक्शन में जो शामिल होता है वो भाई मेरे फाइनल गुड, आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें क्या शामिल किया जाता है टोटल प्रोडक्शन में, आप कहेंगे फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर भाई मेरे सर्विस से रिलेट करता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिखा है जाकर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से, ये यानी कि बी वाला नहीं हो सकता। गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल सोर्स, नो। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक, और दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, नो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला है मैंने कि टर्सरी सेक्टर जो भाई साहब तृतीयक क्षेत्र जो होता है किस एक्टिविटी से रिलेट करता है, जब वहाँ पर आप सर्विस की बात करेंगे। आप जानते हो ट्रांसपोर्ट जो होता है ट्रक से किया जाता है, वो सर्विस ही देता है, ट्रेन सर्विस देती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का निम्न में से एक नाम है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का एक प्रकार का नाम बताना है आपको। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के एक प्रकार का नाम बताना है। आप कहेंगे पब्लिक और प्राइवेट, जो कि भाई साहब इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन के टाइप का एक प्रकार है। सही बात है, बाकी मैंने इनकी बात नहीं की, इनकी बात नहीं की, इनकी भी बात नहीं की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ कॉल्ड। अब ये आपको इसका आंसर देना है लास्ट वाले का। आपको इतने क्वेश्चन पढ़ाएं तो उसी से रिलेट करता हुआ है ये। ठीक है, और हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल सोर्स लिखा है इस, मतलब मेन इसका ये वो इसका क्या बोलते हैं जाकर, ये हिंट दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो, और ये जाहिर सी बात इसमें सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सेक्टर से रिलेटेड। हर चीज़ मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप टॉपिक पढ़कर आइए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।